ऊष्माधारिता का हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने बनाए और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया, नियत आयतन पर आर्गन जिसका परमाणु भार 40 की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 0.075 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम है। नियत आयतन तथा नियत दाब पर आर्गन की मोलर ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है कि हमको आर्गन है जिसका परमाणु भार 40, उसके लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है कि नियत आयतन पर और नियत दाब पर उसकी मोल ऊष्माधारिता का मान क्या होगा। यानी सवाल ये है कि हमको एक तरह से स्मॉल सीवी दे रखा है और हमसे कैपिटल सीवी एंड कैपिटल सीपी पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था कि जो मोलर ऊष्माधारिता होती है ना, वो किसके बराबर होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता इनटू अणुभार के बराबर होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो कैपिटल सीवी है, आपका जो कैपिटल सीवी होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल सीवी इनटू अणुभार एमडब्ल्यू। अब यहाँ एटम है तो अणुभार का मतलब परमाणु भार लेना पड़ेगा। सीवी कितना दे रखा, 0.075 दे रखा है और इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो ये आपके पास में कैपिटल सीवी का मान आ जाता है। अब आप 0.075 है, 0.075 इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये तो आ जाएगा 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तो हमारे पास में कैपिटल सीवी आ गया। कैपिटल सीवी का मतलब नियत आयतन की मोलर ऊष्माधारिता आ गई। अब एक हमसे क्या पूछ रहा है, नियत दाब की मोलर ऊष्माधारिता का मतलब सीपी पूछा जा रहा है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। आपसे अगर सीपी पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे आर प्लस सीवी। सीवी कैलोरी में दे रखा है तो आर का मान भी रखेंगे 2 कैलोरी, तो 2 + 3 ये आ जाता है हमारे पास में 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल। 10 ग्राम आयरन का ताप 25 डिग्री से 500 डिग्री तक तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। आयरन की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान दे रखा है 0.45 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, उस हमसे पूछे जा रही है तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, Q बराबर होता है ms डेल्टा टी। ये लीजिए Q बराबर ms डेल्टा टी लगा दिया। m मात्रा ग्राम में 10 ग्राम दे रखी है, विशिष्ट ऊष्मा वो हमको दे रखी है 0.45 इंटू डेल्टा टी। तो आपका मान 25 से लेके 500 तक जा रहे हैं तो डेल्टा टी का मान आ जाएगा 475। ये लीजिए ये आंसर हमारा जूल में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 475, ये हमारे पास आ जाता है 2137.5 2137.5 जूल। ये लीजिए ये आपका ऊष्मा का आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक गैस बाह्य दाब 3 एटीएम के विरुद्ध, समझे सवाल, एक गैस बाह्य दाब 3 एटीएम के विरुद्ध आयतन 3 लीटर से 5 लीटर तक प्रसारित होती है। गैस के प्रसार में किया गया कार्य 290 केल्विन ताप पर 10 मोल जल को गर्म करने में प्रयुक्त किया जाता है। जल का अंतिम ताप ज्ञात करो और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान दे रखा है 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझना, आपसे बोला गया आपके पास में एक गैस है जिसको हमने 3 एटीएम के विरुद्ध 3 लीटर से 5 लीटर तक प्रसारित किया। तो सबसे पहले काम करो, कार्य निकालो कि कार्य कितना हुआ। तो हम कार्य की बात करें तो कार्य जो होता है ना, कार्य W बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V को लिखा हमने V2 माइनस V1। सबसे पहले हम कार्य निकाल लेते हैं। P एक्सटर्नल का मान देगा हमको 3 एटीएम, V2 माइनस V1। 3 लीटर से कहाँ गए 5 लीटर तक, तो ये जाएगा 2। तो ये जो ये हमारे पास आया है ये तो आ गया लीटर एटीएम के अंदर। इसको जूल में चेंज करें तो ये बन जाता है -6 इंटू 101.3। ये लीजिए ये तो कार्य हमारे पास जूल में आ गया, ये तो जूल में कार्य आ गया। ठीक है, ये बन जाता है -607.8 101.3 है 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, 607.8 जूल इतना कार्य हुआ। ये लीजिए ये तो कार्य हो गया। अब आपसे क्या बोला, ये जो कार्य हुआ इस कार्य को क्या करना है, 10 मोल हमारे जल के उसको गर्म करने के लिए देना है।
ठीक है। अब जल को गर्म करने के लिए हम हीट दे रहे हैं, तो Q बराबर mh डेल्टा T हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा T को लिखा हमने T2 - T1। जल को ऊष्मा कितने दे रहे हैं, तो क्या बोला, जितना कार्य हुआ उसके बराबर ही ऊष्मा देनी है। कार्य हमारे पास 607.8 हुआ, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। देखो यहाँ कार्य का चिन्ह ऋणात्मक क्यों आया, कारण इसका क्या है कि कार्य आपको प्रसार से मिला। अब यहाँ ऊष्मा दे रहे हो ना, तो ऊष्मा दी जा रही, तो ऊष्मा का साइन देखेंगे, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड तो 607, तो ऊष्मा की जगह लिखेंगे प्लस 607.8। हम लोगों से गलती क्या होती है कि हम जो W है वो विद माइनस साइन यहाँ रख देते हैं। अरे भैया वहाँ कार्य, दोनों अलग अलग केस है, वहां तो कार्य हुआ, कार्य माइनस प्लस नहीं होता है। माइनस प्लस साइन जो है ना वो इंडिकेट करता है कि कार्य प्रसार से मिला, संपीड़न से मिला। तो जो माइनस है ना वो ये बता रहा है कि कार्य आपको प्रसार से मिला। कार्य कितना मिला, तो कार्य तो 607.8 मिला ना, तो यहाँ पर क्या बोला, कितनी ऊष्मा देनी, जितना कार्य हुआ उतनी ऊष्मा देनी। कार्य तो 607.8 हुआ, हाँ माइनस ये बता रहा कि प्रसार से मिला, तो वहां प्रसार का कार्य था इसलिए नेगेटिव आया। अब यहाँ ऊष्मा है, मैग्नीट्यूड तो 607.8 रहा, पर आप निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय को ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा का साइन तो पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा जाता है। इक्वल टू m, m क्या ग्राम में मात्रा, जल के 10 मोल है, 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। विशिष्ट ऊष्मा वो हमको दे रखी है 4.184 T2 - T1। T2 ज्ञात करना है और T1 का मान हमको दे रखा है 290 केल्विन। ये 290 केल्विन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखा जाए तो ये बनता है 290 T2 - 290, ये बराबर हो जाता है 607.8 डिवाइडेड बाई 10 18 इंटू 4.184, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं अपन। 607.8 है, इसको डिवाइड किया हमने 10 डिवाइडेड बाई 18 एंड डिवाइडेड बाई 4.184, ठीक है। ये आता है 0.80, ठीक है। 0.80 आ गया, आपको T2 लाना है, तो T2 बराबर क्या लिखा जाएगा, 290 प्लस 0.80, इसका आंसर दे देंगे 290.80 केल्विन। ये लीजिए, तो आपका मान अंतिम ताप आ जाएगा आपके पास में 290.80 केल्विन। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने नया डिस्कशन लिया है, ये हमने ऊष्माधारिता के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया है। अब हमारे पास एक टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, और वो है हमारे पास है बॉम कैलोरीमीटर। हेडिंग लिखा हमने बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। बॉम कैलोरीमीटर क्या है तो आपको समझा देते हैं। बॉम कैलोरीमीटर बेसिकली एक उपकरण होता है। बॉम कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसकी मदद से हम किसी भी पदार्थ की नियत आयतन की दहन ऊष्मा ज्ञात कर लेते हैं। अब नियत आयतन क्यों बोला, क्योंकि बंद पात्र होता है, और जब पात्र बंद है तो आयतन तो नियत होगा ना। तो बॉम कैलोरीमीटर की मदद से हम नियत आयतन की ऊष्मा ज्ञात करते हैं, और वो भी उसकी दहन की ऊष्मा ज्ञात करते हैं। और आपको याद होगा नियत आयतन की ऊष्मा को डेल्टा ई बोला जाता है। इसका मतलब बॉम कैलोरीमीटर हमको जो ऊष्मा देता है वो हमको डेल्टा ई देता है। तो पहली बात तो ये, जब भी आपसे बोला जाए ना कि ये बॉम कैलोरीमीटर की ऊष्मा है, इसका मतलब डेल्टा ई का मान दे रखा है। आपसे बोला जाए नियत आयतन की ऊष्मा ज्ञात करो, इसका मतलब डेल्टा ई ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब बॉम कैलोरीमीटर से जो हमको ऊष्मा मिलती है वो हमको डेल्टा ई मिलती है। तो बॉम कैलोरीमीटर क्या है भैया, तो बॉम कैलोरीमीटर है, लिखा हमने, बॉम कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ की नियत आयतन की दहन ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है, मतलब डेल्टा ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हमने मान लिया हमारे पास एक पदार्थ है जिसकी हमको दहन की ऊष्मा ज्ञात करनी है नियत आयतन पर। वो जो पदार्थ है हमने उसकी मात्रा का मापन कर लिया। सपोज उसकी मात्रा है W ग्राम, मैंने मान लिया W है पदार्थ की मात्रा ग्राम में। वो जो पदार्थ है सपोज उसका अणुभार है MW पदार्थ का अणुभार है। हमने क्या काम किया, समझ इधर, मैंने वो जो W ग्राम पदार्थ है ना उसको एक प्लेट में रख दिया। देखो इधर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर W ग्राम पदार्थ ये ना जो इससे बना रखा है, ये W ग्राम पदार्थ है, ये पदार्थ है W ग्राम। इसको रख के हमने इसको एक पात्र में बंद कर दिया। ये लीजिए ये जो पात्र है, ये जो पात्र हमने बना रखा है, इसको बोला हमने पात्र, इसको बोले बॉम कैलोरीमीटर। ये बॉम कैलोरीमीटर है। क्या करना है, अब ये जो पदार्थ है दहन की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए इसका दहन करवाना पड़ेगा। दहन करवाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ इस पदार्थ को दहन का प्रारंभ भी करना पड़ेगा। तो दहन को इनिशिएट करने के लिए हमने क्या किया, देखो दहन को प्रारंभ करने के लिए हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको बैटरी से जोड़ दिया, और जैसे हमने ऑक्सीजन गैस की सप्लाई दी। इधर से ऑक्सीजन गैस आएगी, इधर से जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में ऐसे स्ट्रक करेंगे तो यहाँ स्पार्क होगा, ऑक्सीजन होगी, तो इसका दहन प्रारंभ हो जाएगा। और दहन प्रारंभ हो जाएगा, आपको पता है हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है तो उच्च ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसके साथ में गैसीय उत्पाद भी बनते हैं,
ठीक है। तो ये जो पात्र है ना, ये जो अंदर का पात्र है, ये इतना मजबूत होता है, इतना कठोर होता है कि इसके अंदर उच्च ताप और उच्च दाब उत्पन्न होने के बाद में भी ये पात्र मजबूत होता है, टूटता नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बोम, इसलिए बोम बोला जाता है। हाँ, कैलोरीमीटर है तो मापन का यंत्र है, तो कैलोमीटर तो ये है, बोम कैलोमीटर ये बोम कैलोमीटर है। मैंने मान लिया ये जो बोम कैलोमीटर है इसकी ऊष्माधारिता का मान जेड है, तो जेड लिखा मैंने बोम किलोमीटर की ऊष्माधारिता। अब देखो ये जो बोम किलोमीटर है ना, ये तो हीट कंडक्टिंग है, तो जितनी ऊष्मा मिलेगी सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, इस बोम किलोमीटर के बाहर एक और पात्र लगा दिया, ये बाहर एक और पात्र लगा दिया, और बाहर का पात्र लेके उष्मारोधी बना दिया, उष्मारोधी पात्र बना दिया, और इसके अंदर में जल भर दिया, ये जल भरा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि जो पदार्थ है इसके दहन से जो उष्मा उत्सर्जित हो, सारी की सारी उष्मा इस जल को ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हमने बाहर के पात्र को उष्मारोधी बना दिया और इसमें जल भर दिया है। मैंने मान लिया दहन प्रारंभ होने से पहले ये जो जल भरा हुआ है, जल का प्रारंभिक ताप का मान T1 केल्विन है, तो T1 केल्विन जल का प्रारंभिक ताप है। दहन कंप्लीट होने के बाद जो जल है उसका अंतिम ताप बन गया T2 केल्विन। हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पर एक विडोलक लगा रखा है। विडोलक का मतलब उसको मिक्स करने का काम करता है, तो जल को मिक्स करता रहता है। इसलिए हम करते हैं ताकि जो वाटर है उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली राइज हो, नहीं तो पता लगा इधर का ताप बढ़ जाए, इधर ताप ही नहीं बढ़े, इसलिए हमने विडोलक लगा दिया। और यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है उस जल का ताप को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था उष्माधारिता बराबर होती है उष्मा अपॉन ताप में परिवर्तन। तो यहाँ से अगर उष्मा निकाले तो उष्मा क्या आएगी, उष्माधारिता इनटू ताप में परिवर्तन। बोम किलोमीटर की उष्माधारिता क्या, जेड है, ताप T1 से T2 गया तो जेड इंटू डेल्टा टी, तो ये क्या बन गई, उष्मा बन गई। ये कौन सी उष्मा बनी, तो ये उष्मा बनी उस W ग्राम पदार्थ को जलाने से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं W ग्राम पदार्थ को जलाने पर हमको उष्मा मिलेगी जेड इंटू डेल्टा टी, है ना, जेड इंटू डेल्टा टी। अच्छा ये कब मिली, पात्र तो बंद है तो नियत आयतन भी है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना W ग्राम पदार्थ को नियत आयतन पर, या W ग्राम पदार्थ के नियत आयतन पर दहन पर उत्सर्जित उष्मा बराबर जेड इंटू डेल्टा टी। जब भी हमसे पूछा जाएगा ना दहन की उष्मा क्या होगी, दहन की एंथैल्पी क्या होगी, दहन की उष्मा या दहन की एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए होती है। तो W ग्राम से जब इतनी मिली तो 1 मोल से कितनी मिलेगी, 1 मोल का मतलब अणुभार के बराबर मात्रा से कितनी मिलेगी, 1 मोल पे क्या मिलेगी, तो क्या लिखा जेड इंटू डेल्टा टी अपॉन W इंटू अणुभार। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ये वो उष्मा आ गई जो 1 मोल पदार्थ के दहन पर उत्सर्जित होगी, वो भी नियत आयतन पर। अब नियत आयतन इसका मतलब डेल्टा ई का मान आ गया, उत्सर्जित है तो माइनस तो लगेगा। तो फाइनली फॉर्मूला बना दिया डेल्टा ई बराबर माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन W मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, डेल्टा ई बराबर माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन W इंटू अणुभार, ये फॉर्मूला है। तो ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं ये उस पदार्थ की नियत आयतन की दहन उष्मा है, या ऐसे बोल सकते हैं ये उसका डेल्टा ई का मान होता है। अब सवाल में कई बार क्या करता है, तो डेल्टा ई पूछ लेता है, तो डेल्टा ई पूछता है तो फॉर्मूला लगा के तुरंत उत्तर बता दो। पर कई बार वो डेल्टा एच पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेल्टा ई निकालेंगे, फिर डेल्टा ई की मदद से डेल्टा एच निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बता रखा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, सवाल लेके समझाता हूँ। सवाल लिया हमने 0.16 ग्राम मेथेन का बोम किलोमीटर में पूर्ण दहन कराया जाता है। दहन के दौरान जल का ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। बोम किलोमीटर की उष्माधारिता का मान 17.7 किलोजूल पर केल्विन है। ज्ञात करो नंबर 1 डेल ई और डेल यू का मान, और नंबर 2 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा नियत दाब पर मेथेन की दहन उष्मा। इसका मतलब एक पहले सवाल में तो आपसे डेल्टा ई पूछा जा रहा है और दूसरे में आपसे डेल्टा एच पूछा जा रहा है। तो पहले तो डेल ई निकाल लेते हैं। देखिए डेल ई, पहले सवाल डेली निकाले तो डेली बराबर फॉर्मूला लगा दिया माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन W मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। ये माइनस का साइन लगाना मत भूल जाना। माइनस जेड उष्माधारिता है वो 17.7 किलोजूल दे रखी, डेल्टा टी का मान हमको 0.5 दे रखा है, इसमें W ये हमारे पास 0.16 है और इसका अणुभार का मान ये 16 दे रखा है। यहाँ से हमने डेल्टा ई का मान निकाल लिया, ये मान आ जाता है हमारे पास में किलोजूल में आ जाएगा। इसको सोल्व करें, डेल्टा ई बराबर माइनस, देखो इसको अगर देखा जाए इस पॉइंट को हटाए तो ये नीचे ये 100 आ जाएगा और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो गया। तो एक आप एक काम करें 177 है, 177 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 177 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ जाता है 885, तो माइनस 885 किलोजूल प्रति मोल। ये तो डेल्टा ई का मान आ गया, ये लीजिए, ये तो आपको डेल्टा ई या डेल्टा यू पहला सवाल आ गया। दूसरा लेते हैं
दूसरा आपसे बोला गया डेल एच लाना है, तो इसके लिए डेल एन जी लाना पड़ेगा, तो मेथेन का धन लिखना पड़ेगा, मेथेन का धन, क्योंकि डेल एन जी के लिए धन लिखना पड़ेगा, मेथेन का धन मीथेन प्लस और 2O2 गैस, इसे हमने बना दिया है, ये लीजिए CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड असंतुलित है, ठीक है। 87 डिग्री है तो H2 को लिक्विड लेना है। डेल्टा Ng अगर देखें तो डेल्टा Ng बराबर लिखा जाएगा इसके लिए 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, ये -2 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। उत्पाद के गैसीय मोल 1 है, क्रियाकारक का गैसीय मोल 3, एक में से 3 को माइनस किया तो -2 आ गया। अब डेल्टा H लाना है, तुमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल NG/RT, डेल्टा E इसकी जगह रखा -885 डेल NG -2 है R इंटू T। देखो इधर ये डेल्टा E आपने किलो जूल में लिया तो आपका मान 27 डिग्री आपको बता रखा, 27 डिग्री पर R और T का मल्टीपल होता है 2.5 किलो जूल, ये 2.5 ले लिया हमने, ठीक है। 2.5 ये 5 हो जाएगा तो ये आ जाता है -890 किलो जूल पर मोल, ये इसके डेल्टा H का मान आ जाएगा। ये लीजिए इन्होंने डेल्टा H में निकाल दिया, डेल्टा H का मान है -890 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और सवाल लेता हूं ओम किलोमीटर का। सवाल देखिए, ये जो सवाल लिया है ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझिए, 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब पर 1 ग्राम ग्रेफाइट को बोम किलोमीटर में ऑक्सीजन के आधिक्य में दहन निम्न अभिक्रिया के अनुसार होता है। अभिक्रिया देखिए, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस से CO2 गैस बना दिया। आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया के दौरान जल का ताप 298 केल्विन से 299 केल्विन हो जाता है। बोम किलोमीटर की ऊष्माधारिता का मान 20.7 किलोजूल पर केल्विन है। 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब पर अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करो, मतलब इस अभिक्रिया का डेल्टा H पूछा गया, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब डेल H पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेली निकालेंगे और डेली निकाल के डेली से डेल H निकालेंगे, तो डेल्टा E निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दिया हमने। डेल्टा E बराबर होता है -Z डेल्टा T अपॉन W मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास, ये लीजिए Z का मान हमको दे रखा है 20.7, ये तो Z हो गया। डेल्टा T 298 से 299 का मतलब 1 अपॉन 1 ग्राम और इसका अनुवार होता है 12, परमाणु भार होता है, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन का भार होता है। इसको सोल्व करके देखें तो ये हमको देता है 20.7 मल्टीप्लाइड बाय 12, 248.4 ये बन जाता है माइनस 248.4 किलोजूल पर मोल। ये तो हमारे पास डेल्टा E का मान आ गया। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है डेल H, हमको डेल्टा H लाना पड़ेगा, डेल्टा H लाना है। रिलेशन हमको याद है, हमने डेल NG निकालना पड़ेगा, अभिक्रिया ये आपको दे रखी है, आप इस अभिक्रिया का डेल्टा NG निकाल लीजिए। ये डेल्टा NG क्या होगा, उत्पाद के गैसीय मोल वो 1 है, क्रियाकारक में भी 1 है यानी 0। इसका मतलब इसका डेल्टा NG 0 है और जिन अभिक्रिया का डेल्टा NG 0 होगा उसका डेल्टा E और डेल्टा H दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना है -248.4 किलोजूल पर मोल। डेल H और डेल E दोनों ही बराबर होंगे, कारण क्योंकि इसका अभिक्रिया का डेल्टा NG 0 दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये मैंने आपको बोम किलोमीटर के 2 क्वेश्चन बता दिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतः तथा अस्वतः प्रक्रम किसे बोला जाता है। स्वतः तथा अस्वतः प्रक्रम जिसको बोल दिया जाता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिखा हमने हेडिंग, स्वतः तथा अस्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले बात करेंगे स्वतः प्रक्रम के बारे में। अस्वतः प्रक्रम किसे बोला जाता है, ऐसा प्रक्रम जो या तो अपने आप या एक बार प्रारंभ करने के पश्चात किसी निश्चित दिशा में स्वतः होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखते हैं, उसको बोल दिया जाता है स्वतः प्रक्रम। क्या लिखा हमने, वह प्रक्रम जो स्वयं अथवा प्रारंभ करने के पश्चात किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब स्वतः प्रक्रम का मतलब क्या है, ऐसा प्रक्रम जो किसी निश्चित दिशा में या तो अपने आप होता हो या फिर उसको बस एक बार शुरू कर दो उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा, उसको बोला जाता है स्वतः प्रक्रम। इसका मतलब स्वतः प्रक्रम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो स्वतः प्रक्रम जिनको प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक वो स्वतः प्रक्रम जिनको एक बार तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वतः प्रक्रम जिन्हें प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है,
अब आपको बताते हैं ऐसे कौन से स्वतः प्रक्रम है यार जो अपने आप होते हैं, प्रारंभ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल, कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना। अरे यार बिल्कुल सही बात है, आप रूम पर बर्फ को लाके रख दीजिए और वो अपने आप मेल्ट हो जाती है, तो ये भी एक स्वतः प्रक्रम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण। आपने देखा होगा ये जो नदी नालों में जो पानी भरा हुआ है ये अपने आप वायुमंडल में उड़ के ऊपर चला जाता है, तो ये क्या है, कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण ही तो है। ये लीजिए दोनों एग्जांपल ले लिए। पहला एग्जांपल कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण, दूसरा ले लिया बर्फ का पिघलना। और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लिया, आप क्या बात है, जल जो होता है ना वो उच्च सतह से निम्न सतह की ओर अपने आप आता है, तो जल का उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाह। दूसरा, उष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपने आप फ्लो करती है, उष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह। बिल्कुल सही बात है। अगला एग्जांपल, आवेश हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर अपने आप फ्लो करता है, आवेश का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह। और बताते हैं गैस उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर ऑटोमेटिक फ्लो करती है, तो गैस का उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रवाह। एक सामान्य लवण का जल में घुलना। तो मैंने जितने भी एग्जांपल बताए ना, ये सारे के सारे एग्जांपल ऐसे एग्जांपल है जो प्रकृति में अपने आप होते हैं, इनको कोई इनिशिएट नहीं करवाता है, तो इनको बोला जाता है स्वतः प्रक्रम जिन्हें प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आपको बताएंगे स्वतः प्रक्रम जिनको एक बार तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा। दूसरा लिया स्वतः प्रक्रम जिन्हें प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, मोमबत्ती का जलना। आप मोमबत्ती को एक बार इनिशिएट कर दीजिए, उसके बाद जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं पिघल जाती वो प्रोग्राम चलता ही रहेगा। यानी स्वतः तो है पर एक बार तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा। दूसरा, दहन की अभिक्रिया। किसी का भी दहन ले लो, कार्बन का दहन, मेथेन का दहन, बेंजीन का दहन, कोई सा भी दहन ले लीजिए, दहन को एक बार प्रारंभ करके छोड़ना पड़ता है, उसके बाद तो वो अपने आप हो जाएगा। तो मैंने लिख भी दिया मेथेन का दहन। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का जो विघटन है अपने आप नहीं होगा, हाँ अगर आपने इस विघटन को एक बार इनिशिएट कर दिया, उसके बाद जब तक कैल्शियम कार्बोनेट पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो जाता आपका प्रक्रम नहीं रुकेगा। मतलब है तो स्वतः प्रक्रम पर उसको एक बार इनिशिएट करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने ऐसे प्रक्रम बता दिए जिनको, ऐसे स्वतः प्रक्रम है जिनको एक बार तो आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा। चलिए जी, ये तो मैंने आपको ये समझा दिया स्वतः प्रक्रम क्या है। अच्छा, अस्वतः क्या होंगे? तो अस्वतः प्रक्रम किसे बोलते हैं? ऐसे प्रक्रम जो ना तो अपने आप होते हैं ना इनिशिएट करने के बाद होते हैं। हाँ, अगर उनको बाहर से लगातार ऊर्जा दी जाए तो फिर तो हो ही जाएंगे। जैसे वाटर है, अब लो लेवल से हाई लेवल ले जाना है, अगर आप पंप के थ्रू ले जाओगे तो चला जाएगा, पर जब तक पंप चलाओगे तब तक ही लिफ्ट होगा। इसका मतलब जल का निम्न सतह से उच्च सतह की ओर जाना यह अस्वतः प्रक्रम कहलाता है। और गैस निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र की ओर आप बाहर से बल लगा के इसको करवा सकते हो, इसका मतलब ये सब आगे अस्वतः प्रक्रम की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए जी, अब हमें डिस्कस करना है कि प्रक्रम स्वतः हो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो हमने हेडिंग लिखा क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ऐसे पूछते हैं प्रक्रम के स्वतः होने की क्या शर्त होती है, क्या कंडीशन होती है प्रक्रम के स्वतः होने की शर्तें। तो आपको बता देते हैं, प्रक्रम हमारा स्वतः हो उसको देखने के हमारे पास दो क्राइटेरिया है, दो शर्तें हैं। नंबर 1, न्यूनतम ऊर्जा की प्रवृत्ति, और नंबर 2, अधिकतम अव्यवस्था की प्रवृत्ति। नंबर 1, न्यूनतम ऊर्जा या इसको बोल सकते हैं अधिकतम स्थायित्व, न्यूनतम ऊर्जा अथवा अधिकतम स्थायित्व की प्रवृत्ति। और दूसरा आता है अधिकतम अव्यवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति। वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं न्यूनतम ऊर्जा की प्रवृत्ति। देखो, कोई सा भी निकाय हो उस निकाय की प्रवृत्ति क्या होती है, कोई सा भी निकाय हो उस निकाय की प्रवृत्ति है उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, उसको ये भी पता है स्टेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब निकाय की प्रवृत्ति न्यूनतम ऊर्जा को ग्रहण करनी होती है। न्यूनतम ऊर्जा को ग्रहण करने से होगा क्या, उसका स्थायित्व अधिकतम होगा। अब निकाय न्यूनतम ऊर्जा कैसे ग्रहण करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकाय को अपने अंदर से ऊर्जा को उत्सर्जित करना पड़ेगा, और जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसको तो उष्माक्षेपी बोला जाता है ना। तो वैसे बोलते हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो उष्माक्षेपी प्रक्रम स्वतः प्रक्रम हो जाने चाहिए। ये लिखा हमने, प्रत्येक निकाय की प्रवृत्ति न्यूनतम ऊर्जा ऑब्लिक अधिकतम स्थायित्व को ग्रहण करने की होती है। न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था को ग्रहण करने के लिए निकाय उष्मा उत्सर्जित करेगा, अर्थात उष्मा से प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होने चाहिए। तो इसने कंक्लूजन निकाला कि देख भाई ऐसी बात है कि उष्मा से जो प्रक्रम है ना वो स्वतः प्रक्रम हो जाने चाहिए। और ये बात बोल के इसके फेवर में कुछ एग्जांपल भी बता दिया। बोला देखो, दहन की अभिक्रिया आप जानते हैं, दहन की अभिक्रिया स्वतः होती है। हाँ, एक बार प्रारंभ करना है वो बात अलग है, पर होता तो स्वतः है ना। तो ये बोला दहन की अभिक्रिया, और जितनी भी दहन की अभिक्रिया होती है ना वो उष्मा से अभिक्रिया होती है। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो इसने अपने फेवर में एक एग्जाम्पल दे दिया। ये एग्जाम्पल इसने दे दिया।
चलो जी, एक एग्जांपल दे दे, हमको समझ में भी आ गया, ठीक है भैया तेरी बात सही है। फिर हमको कुछ और एग्जांपल याद आए, हमें याद आया बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण और कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। बर्फ का पिघलना आपको याद है, बर्फ का पिघलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, जल का वाष्पीकरण भी एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन भी एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तुमने बोला यार तेरा फैक्टर तो यार गलत हो गया, क्योंकि देख ये तो तीनों ऊष्माशोषी है और अभी भी बताया था ये तो स्वतः प्रक्रम होते हैं। इसका मतलब ये जो ऊर्जा कारक है उसकी एक लिमिटेशन आ गई, और लिमिटेशन क्या आ गई कि ऊष्माशोषी प्रक्रम भी तो ऊष्माशोषी प्रक्रम भी तो स्वतः प्रक्रम होते हैं ना। तो लिखा मैंने लिमिटेशन, और इसमें लिखा ऊष्माशोषी जिनका डेल्टा एस पॉजिटिव है प्रक्रम भी स्वतः प्रक्रम होते हैं। इसके फेवर में 3 एग्जांपल दे दिए, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण और कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो मैं एनर्जी फैक्टर से बोला कि आपके फैक्टर में तो गड़बड़ है यार, तो एनर्जी फैक्टर बोलता है कि गड़बड़ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। मैंने आपसे ये बोला है, मैंने आपसे बोला कि ऊष्माशेपी जो प्रक्रम है वो स्वतः हो जाने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला स्वतः होने के लिए ऊष्माशेपी होना जरूरी है, उल्टा सोच रहे हो आप। तो इसने क्या बोला कि ऊष्माशेपी प्रक्रम होगा तो वो स्वतः हो सकता है, ये थोड़ी ना बोला कि स्वतः के लिए ऊष्माशेपी ही जरूरी है। तो इसने बोला कि देख भाई बस ये बात ऐसी है कि ऊष्माशेपी प्रक्रम स्वतः हो सकते हैं, ऊष्माशोषी होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऊर्जा कारक है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, हम पूर्ण रूप से इसके ऊपर आश्रित नहीं रह सकते। इसलिए हमने फिर दूसरे क्राइटेरिया का सर्च किया, और दूसरा क्राइटेरिया सर्च किया तो हमको मिला अधिकतम अव्यवस्था की प्रवृत्ति। तो दूसरा फैक्टर लिया हमने अधिकतम अव्यवस्था की प्रवृत्ति। और ये जो अधिकतम अव्यवस्था की प्रवृत्ति है ना, ये तो गजब का फैक्टर निकल गया है। ये क्या बोलता है कि कोई भी प्रक्रम हो वो उस दिशा में दिशा की ओर अग्रसित होता है जिधर अव्यवस्था का मान बढ़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसने क्या बोला कि कोई भी प्रक्रम जो होता है ना, प्रक्रम उस दिशा के अंदर स्वतः प्रेरित होगा जिधर अव्यवस्था का मान, या अव्यवस्था को बोलते हैं रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। इसने बोला कि प्रक्रम हमारा उस दिशा के अंदर प्रोसीड होगा, उस दिशा में अग्रसित होगा जिधर अव्यवस्था का मान बढ़ता है। ठीक है, लिखा भी मैंने, प्रक्रम उस दिशा में स्वतः प्रेरित होता है जिस दिशा में अव्यवस्था बढ़ती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल लिखा बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघल रही थी, स्वतः प्रक्रम था। हमने पूछा बर्फ से क्यों पिघल रही हो भाई, तो बर्फ है मतलब सॉलिड है, पिघलेगा तो लिक्विड बनेगा। आपको पता है सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते हैं। तो सॉलिड था, अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बंधे होंगे। अब H2 लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगे, अगर फोर्स वीक होंगे तो ज्यादा घूमना फिरना होगा उनके बीच में, यानी अव्यवस्था ज्यादा किसमें होगी, तो अव्यवस्था तो लिक्विड में ज्यादा होगी ना सॉलिड की कंपैरिजन में। तो लिक्विड से सॉलिड क्यों बनना चाह रहा है, क्योंकि अव्यवस्था बढ़ रही है। और ये तो बोला प्रक्रम उस दिशा में प्रोसीड होगा, अग्रसित होगा जिधर अव्यवस्था का मान बढ़ता है। उसका एक एग्जाम्पल बर्फ का पिघलना। दूसरा जल का वाष्पीकरण। समझना, जल है, H2 लिक्विड है और लिक्विड से गैस बनेगा। तो लिक्विड में गैस में देखा जाए तो लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो गैस के कंपैरिजन में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका मतलब जब लिक्विड से गैस बनेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगे, यानी रेंडमनेस बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसने बोला ये प्रक्रम इसलिए होता है। एक और पता है गैसों का मिश्रित होना। ये हमने 2 बल्ब लगा रखे और बीच में स्टॉपर लगा दिया, एक और हमने हीलियम गैस भर दी, एक हमने नियोन गैस भर दी। अभी दोनों अलग अलग है। जैसे हम स्टॉपर को हटाएंगे ये दोनों गैस एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाएगी। तो मिश्रित क्यों हुई, कारण अव्यवस्था बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि पहले एक और केवल हीलियम गैस है, दूसरी ओर केवल नियोन गैस है। अब तो दोनों मिक्स हो गई ना, तो अव्यवस्था रेंडमनेस तो बढ़ गई ना। तो ये प्रक्रम क्यों हुआ, गैस मिश्रित क्यों हुई, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ रही है ना, इसलिए ये गैसें मिश्रित हो गई। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रक्रम उस दिशा में स्वतः प्रेरित होगा जिधर रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये जो रेंडमनेस है, ये जो डिसऑर्डरनेस है, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो इस रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए फिर हम एक उष्मागतिक गुणधर्म लेके आए जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। अब हम आपको एंट्रोपी के बारे में बताते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इसका सिंबल होता है एस, ऐसे लिखा जाता है। एंट्रोपी के बारे में समझाते हैं, क्या होता है एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी के लिए बोला जाता है कि जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था या जो यादृच्छिकता भी इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ये बोलते हैं ये जो अव्यवस्था है, ये जो यादृच्छिकता है, इसका जो मापन है उसको बोला जाता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी अव्यवस्था या यादृच्छिकता का जो मापन है उसको एंट्रोपी बोला जाता है। देखा हमने,
निकाय की अव्यवस्था अथवा यादृच्छिकता का मापन एंट्रोपी कहलाता है। अब मापन का क्या मतलब है? मापन का मतलब अगर अव्यवस्था बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर अव्यवस्था कम हो रही है तो एंट्रोपी भी कम होगी। जैसे बर्फ पिघला, तो बर्फ जब पिघला तो रेंडमनेस बढ़ी ना, इसका मतलब बर्फ के पिघलने पर एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ अव्यवस्था का मान अधिक होगा तो एंट्रोपी भी अधिक होगी। एंट्रोपी अब मात्रा पर निर्भर करती है तो क्या बोलेंगे? विस्तीर्ण गुणधर्म है, उसके साथ में अवस्था फलन भी होता है। ये पाथ पर निर्भर नहीं करती है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट देखा हमने एंट्रोपी विस्तीर्ण गुणधर्म तथा अवस्था फलन होता है। अवस्था फलन है तो एंट्रोपी का भी यथार्थ मान ज्ञात ना करके परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस निकालने का तरीका अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस आप या तो S2 माइनस S1 लिख दो या S फाइनल माइनस S इनिशियल लिख दो। और रासायनिक अभिक्रिया है तो उत्पाद के एंट्रोपी में से क्रियाकारक एंट्रोपी माइनस कर दो, लिख दिया समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और रासायनिक अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट। अब आपको क्या करना है? आपके पास एक निकाय है, आपको उस निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। तो निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार से दिया जाता है। फॉर्मूला है डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लीजिए। डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू क्या है? तो क्यू ये जो टी केल्विन ताप है, इस टी केल्विन ताप पर समतापीय उत्क्रमणीय रूप से निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा। क्यू रिवर्सिबल टी केल्विन ताप पर निकाय द्वारा समतापी उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित उष्मा होती है। अगर हमसे इसकी इकाई की बात करें उष्मा और ताप, तो इसकी इकाई होगी जूल पर केल्विन, या लिख सकते हैं कैलोरी पर केल्विन, ये इसकी इकाई होती है। ठीक है, चलिए एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं एंट्रोपी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमने हेडिंग लिखा एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला कारक हमने ले लिया, जैसे मान लो सपोज हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और रासायनिक अभिक्रिया देके हमसे बोला गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका जो एंट्रोपी परिवर्तन है, यानी डेल्टा एस का चिन्ह बताओ, किसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब देखो सीधा सीधा फंडा क्या लगाना है, आप क्रियाकारक से उत्पाद की ओर जा रहे हो, आप क्रियाकारक से उत्पाद की ओर जा रहे हो, क्रियाकारक से उत्पाद की ओर जाते समय अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ रहे हैं, क्रियाकारक से उत्पाद की ओर जाते समय अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ रहे हैं यानी एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस का चिन्ह पॉजिटिव होगा। हाँ, क्रियाकारक से उत्पाद की ओर जाते समय अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम हो रहे हैं इसका एंट्रोपी कम होगी, यानी डेल एस का साइन नेगेटिव होगा। तो इस कंसेप्ट को देखने का सीधा सीधा तरीका है, आप वो जो भी अभिक्रिया दे रखी है उसका डेल्टा एनजी निकाल लो। अगर डेल्टा एनजी का मान पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एनजी क्या होता है? उत्पाद के गैस मोल माइनस क्रियाकारक के गैस मोल। डेल्टा एनजी पॉजिटिव कब होगा? जब उत्पाद के गैस मोल ज्यादा होंगे। तो सीधा सीधा लॉजिक है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 तो डेल एस पॉजिटिव, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया का अगर डेल एनजी पॉजिटिव है तो डेल एस का साइन पॉजिटिव होगा, और उस रासायनिक अभिक्रिया का डेल एनजी अगर नेगेटिव है तो उसका जो डेल एस है ना उसका साइन भी नेगेटिव होगा। तो सीधा सीधा फंडा है, डेल एनजी निकालो, डेल एनजी पॉजिटिव तो डेल एस पॉजिटिव, डेल एनजी नेगेटिव तो डेल एस भी नेगेटिव। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ले लिया हमने भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन ऐसे समझे, हमारे पास एक पदार्थ है, एक बार हमने उस पदार्थ को सॉलिड स्टेट में लिया, एक बार हमने उस पदार्थ को लिक्विड स्टेट में लिया, एक बार हमने उसी पदार्थ को गैस स्टेट में ले लिया। मतलब एक पदार्थ है उसको एक ठोस अवस्था में लिया, एक बार द्रव अवस्था में लिया, एक बार गैस अवस्था में लिया। तो अव्यवस्था सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात है गैस के अंदर होती है, इसलिए बोल देते हैं गैस की एंट्रोपी का मान लिक्विड से ज्यादा होगा, लिक्विड की एंट्रोपी का मान सॉलिड से ज्यादा होगा। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो एंट्रोपी का ऑर्डर लिखना था, तो गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा है, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा है। इस बात को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक तो हमने आइस लिया, एक हमने वाटर लिया और एक हमने जल वाष्प को ले लिया। ठीक है, एक तो वाष्प है, एक जल है, एक बर्फ है। अगर इन तीनों के एंट्रोपी का ऑर्डर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वाष्प की एंट्रोपी जल से ज्यादा होगी और जल की एंट्रोपी बर्फ से ज्यादा होगी। ये क्रम बन जाएगा एंट्रोपी का। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ले लिया ताप, टेम्परेचर, ताप। ताप के बारे में बताते हैं। ताप के बारे में अगर ताप का मान बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जो अवयवी कण है उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अगर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इधर उधर मूवमेंट उनका ज्यादा होगा, यानी अव्यवस्था बढ़ेगी। अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी लॉजिक ये है कि ताप का मान बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बढ़ता है। देख सकते हैं, ताप का मान बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से रैंडमनेस बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी, तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बढ़ता है। ये आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमने ले लिया दाब पी। दाब का बात करते हैं।
आपने क्या किया, दाब वाला फैक्टर केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। आपने गैस ली और गैस का दाब बढ़ा दिया। गैस का दाब बढ़ाएंगे तो होगा क्या, अणुओं के मध्य लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका मूवमेंट कम होगा, अव्यवस्था कम होगी, एंट्रोपी भी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं दाब का मान बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान कम होता है। दाब का मान बढ़ाया, देखिए दाब का मान बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके बढ़ने की वजह से अव्यवस्था कम होगी और एंट्रोपी भी कम होगी। ऐसे बोल सकते हैं दाब का मान बढ़ाने से एंट्रोपी का मान कम होता है। ये हमारा फोर्थ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर और ले लिया हमने, फिफ्थ मिश्रण। मिक्सर, आपने दो पदार्थ मिला दिए, जैसे सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, गैस में गैस मिला दिया। इन दोनों को जो मिला रहे हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस मिला रहे हैं। तो बोलते हैं अगर आपने सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, गैस में गैस मिला दिया, दो को मिला दिया तो रेंडमनेस तो बढ़ेगी ना। तो मिक्सर के अंदर एंट्रोपी का मान ज्यादा ही होता है। तो मिक्सर के अंदर अवस्था ज्यादा होगी, अवस्था ज्यादा होगी तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो मिश्रण की एंट्रोपी है वो शुद्ध के कंपेरिजन में तो ज्यादा ही होती है। ठीक है, अब इसके साथ में अब हम आपको ये बता देते हैं ये जो एंट्रोपी है इसके कुछ फेमस एग्जांपल है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो उन एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं एंट्रोपी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंट्रोपी के महत्वपूर्ण उदाहरण। नंबर 1, हमने एक तो ग्रेफाइट लिया, एक हमने डायमंड लिया। ग्रेफाइट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, रेंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रेफाइट की एंट्रोपी का मान डायमंड की एंट्रोपी से ज्यादा होता है। पहला एग्जांपल, ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड की एंट्रोपी से अधिक होती है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने एग्जांपल लिया आयरन है, आयरन पे जंग लगेगा। आयरन पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है अगर उस पर रस्टिंग होती है तो आपको पता है आयरन पे जब रस्टिंग होती है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर जैसा कन्वर्ट हो जाता है। यानी होगा क्या, बॉन्ड एक तरह से ब्रेक हो रहे, बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो बोलते हैं कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। दूसरा एग्जांपल, लोहे पर जंग लगने पर एंट्रोपी बढ़ती है। तीसरा एग्जांपल, एक हमने क्या किया, एक तो हमने मिश्र धातु ली, एक हमने मिश्र धातु ली। मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, आपने दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित कर दिया, यानी कुल मिला के मिश्रण बना। तो मैं समझ सकता है कि जैसे मान लो कोई भी धातु है, एक तो शुद्ध धातु है, एक उसकी मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु के अंदर रेंडमनेस तो शुद्ध के कंपेरिजन में ज्यादा होगी ना। तो मैं समझ सकते हैं मिश्र धातु की एंट्रोपी का मान प्योर के कंपेरिजन में हमेशा ज्यादा होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल लिखा हमने, मिश्र धातु में एंट्रोपी शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलिए जी फोर्थ एग्जांपल पर चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल, अवक्षेपण। आपने क्या किया, दो एक्वा सॉल्यूशन मिला दिए, दो एक्वा सॉल्यूशन मिलाए, दोनों को मिलाने पर जैसे अवक्षेप बना, अवक्षेप बनने का मतलब क्या बना, सॉलिड बना। तो यार पहले एक्वस था अब सॉलिड बनेगा, तो सॉलिड के अंदर तो रेंडमनेस कम होगी ना, इसलिए बोलते हैं अवक्षेपण की प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान कम होता है। हमने लिख दिया अवक्षेपण की प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान कम होता है। पांचवा एग्जांपल, पांच एग्जांपल हमने ले लिया, क्रिस्टलीकरण या बहुलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या हुआ, एक लवण है, लवण का जलीय विलयन है, उससे हमने क्रिस्टल्स बना दिए। जलीय विलयन से क्रिस्टल बनने का मतलब एक तरह से सॉलिड बनना। अब बहुलीकरण का मतलब क्या हुआ, पहले बहुत सारे थे, अब बहुत सारों ने मिलके एक बना लिया, तो रेंडमनेस तो कम होगी ना। तो चाहे क्रिस्टलीकरण हो या बहुलीकरण हो, दोनों के अंदर ही रेंडमनेस का मान कम होता है, यानी एंट्रोपी कम होती है। तो फिफ्थ हमने लिया, क्रिस्टलीकरण तथा बहुलीकरण में एंट्रोपी का मान कम होता है। ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, आपने एक लवण ले लिया है, लवण लेके लवण को जल में घोल दिया है। लवण है तो सॉलिड है, जल में घोलेंगे तो होगा क्या, जल के अंदर आयन स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मूवमेंट ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो बोलते हैं लवण को जल में घोलने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है। लवण को जल में घोलने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है। सातवां एग्जांपल हमने ले लिया, अंडे को गर्म किया, अंडे को गर्म करने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है। अंडे को गर्म करने पर एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। कैसे, अंडा है, एग है, उसके अंदर क्या प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जिसे गर्म करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड अगर टूटेंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। इसका कारण लिख दिया, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, आठवां एग्जांपल हमने ले लिया, हमारे पास एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को हमने खींच के लंबा कर दिया, तो होगा क्या, रबड़ बैंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कुंडलित होंगे, अगर उनको खींच कर लंबा कर देंगे तो कुंडली से वो अकुंडलित हो जाएंगे, यानी फ्लैट हो जाएंगे, तो रेंडमनेस का मान कम होगा, एंट्रोपी का मान भी कम होता है। तो ध्यान रखना, रबड़ बैंड को खींचने पर एंट्रोपी का मान कम होता है। रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी का मान कम होता है, कम होता है। ठीक कर देता हूं।
कारण क्या दिया, पहले कुंडलित था, कुंडली से अकुंडलित हो गया तो रेंडमनेस कम होगी, रेंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी का मान भी कम हो जाएगा, एंट्रोपी का मान कम होता है। ठीक कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन जैसा बना दिया है, क्वेश्चन ये बना है निम्न में, ये क्वेश्चन बना दिया निम्न में एंट्रोपी परिवर्तन जिसको बोलते हैं डेल्टा एस, निम्न में एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का चिन्ह ज्ञात करो। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर आपको डेल एस का साइन बताना है कि डेल्टा एस का साइन क्या होगा। नंबर 1 एग्जांपल, N2 + 3s2 से हमने 2NH3 बना दिया है। अभी रासायनिक अभिक्रिया है, अभी बताया था ना रासायनिक अभिक्रिया में डेल एस का साइन निकालने का तरीका, उसका डेल्टा एनजी निकाल लो, इसका डेल एनजी देके इसका डेल एनजी कितना आएगा -2 बोला था ना, डेल एनजी माइनस तो डेल एस बी माइनस, इसका मतलब इसका जो डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एस होगा <0। ये लीजिए इसका साइन बन गया। दूसरा एग्जांपल सेकंड, अब PCl5 से हमने बना दिया PCl3 + Cl2, PCl5 से PCl3 + Cl2 बना दिया, इसका मतलब इसका डेल एनजी निकाले, डेल एनजी आ रहा है इसका पॉजिटिव, अगर इसका डेल एनजी पॉजिटिव है तो इसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव आ गया। तीसरा एग्जांपल, NH4Cl सॉलिड से हमने NH4 + aqueous + Cl - aqueous बना दिया, सॉलिड से aqueous बना दिए, इसका मतलब लवण को जल में घोल दिया तभी तो aqueous आयन बने और जलीय आयन बन गए। इसका मतलब ये एग्जांपल ये बता रहा है थर्ड वाला कि आपने NH4Cl को जल में घोल दिया, लवण को जल में घोलने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, तो इसके लिए बोल देंगे इसका जो डेल्टा एस है उसका साइन होगा पॉजिटिव, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव आएगा। फोर्थ एग्जांपल, NaCl aqueous है, NaCl का जलीय विलयन है, इससे हमने NaCl सॉलिड बना दिया तो जलीय विलयन से सॉलिड बना, यानी एक तरह से क्रिस्टल बन रहे हैं ना, अगर क्रिस्टल बन रहे तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा, ये क्रिस्टल बने डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, Ag + aqueous + HCl aqueous, दो जलीय विलयन है, दोनों को मिला दिया AgCl सॉलिड का मतलब अवक्षय बन गया, अवक्षय बन की प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान कम होगा, तो आंसर देंगे इसका जो डेल्टा एस है उसका मान होगा कम, ये नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, आयरन है 500 केल्विन से बना दिया 1000 केल्विन, इसका आयरन का ताप बढ़ा रहे हैं, आपसे बोला था ताप का मान बढ़ाएंगे एंट्रोपी का मान बढ़ता है, तो इसके लिए डेल्टा एस का साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लिया नाइट्रोजन का दाब कितना 2 एटीएम है, इधर नाइट्रोजन का दाब 10 एटीएम, दाब का मान बढ़ा दिया, अभी समझाया था दाब बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान कम होता है, तो इसके लिए जो डेल्टा एस है ना इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव, ये डेल्टा एस का साइन नेगेटिव बन जाएगा। 7 के लिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि डेल एस का चिन्ह बताओ, तो देखने का तरीका ये बता दिया मैंने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं ये जो एंट्रोपी परिवर्तन है डेल्टा एस, इसकी गणना कैसे करते हैं, इसकी गणना समझा देते हैं, इसके भी बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, हम आपको उस उत्क्रमणीय प्रक्रम का एंट्रोपी परिवर्तन बता रहे हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर आप सब जानते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर निकाय और प्रवेश हमेशा साम्य पर होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर निकाय और प्रवेश हमेशा साम्य पर होगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो निकाय T केल्विन पर ऊष्मा दे रहा है तो परिवेश भी हमारा T केल्विन पर ऊष्मा ग्रहण करेगा क्योंकि वो दोनों साम्य पर है। मैंने मान लिया, माना निकाय T केल्विन ताप पर Q ऊष्मा उत्सर्जित करता है, अब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा T केल्विन पर तो हम बोलेंगे परिवेश ऊष्मा अवशोषित करेगा वो भी T केल्विन ताप पर। इसका मतलब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, परिवेश ऊष्मा ग्रहण करेगा, निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो निकाय के एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा, परिवेश ऊष्मा ग्रहण करेगा उसकी भी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, इसलिए हम निकालते हैं कुल एंट्रोपी परिवर्तन, तो इसको लिखा जाता है डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे, निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन और परिवेश के एंट्रोपी परिवर्तन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस बराबर बताया था Q/T उत्सर्जित कर रहा है तो -Q/T ताप पर, परिवेश ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो ऊष्मा का चिन्ह होगा पॉजिटिव तो +Q/T, इससे कैंसिल हो गया तो डेल्टा एस टोटल का मान आ गया 0। तो इसलिए ध्यान रख लेना कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसके अंदर कुल एंट्रोपी परिवर्तन को या ब्रह्मांड का एंट्रोपी परिवर्तन को बात देखिए, क्योंकि निकाय और परिवेश दोनों को मिलाते हैं तो ब्रह्मांड ही तो बनता है ना। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर कुल एंट्रोपी परिवर्तन या ब्रह्मांड के एंट्रोपी का मान 0 होता है। तुमने लिख भी दिया लास्ट में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन या ब्रह्मांड की एंट्रोपी 0 होती है। ठीक है, सुनना, आप ऐसे मत बोल देना कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है। अगर आपने कुछ नहीं बोला, कुल नहीं बोला
केवल आप एंट्रोपी परिवर्तन बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो निकाय मान लिया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कुल एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जितना एंट्रोपी परिवर्तन निकाय का होगा उतना ही एंट्रोपी परिवर्तन परिवेश का होगा। चिन्ह अपोजिट होने की वजह से उनका एल्जेब्रिक सम 0 आ जाता है। तो आपको इसे बोलना है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। अगर आपने कुल नहीं बोला, केवल एंट्रोपी परिवर्तन बोला, तो एंट्रोपी परिवर्तन का मतलब वो बाय डिफॉल्ट निकाय मान लिया जाता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन थोड़ी ना शून्य होता है। हम ऐसे बोलेंगे जितना एंट्रोपी परिवर्तन निकाय का हुआ उतना ही एंट्रोपी परिवर्तन परिवेश का हुआ। साइन अपोजिट होने की वजह से दोनों का एल्जेब्रिक सम आता है 0, तो डेल्टा एस टोटल 0 बन जाता है। चलिए जी, ये आपको पहला पॉइंट समझा दिया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा हमने ले लिया अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब जो ऊष्मा दे रहा है वो उच्च ताप पे होगा, जो ऊष्मा ले रहा है वो निम्न ताप पे होगा। मैंने मान लिया मेरा जो निकाय है वो उच्च ताप T1 केल्विन पर है और परिवेश मेरा निम्न ताप T2 केल्विन पर है, और ये भी मान लिया निकाय की ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। देख लीजिए, माना एक निकाय उच्च ताप T1 केल्विन तथा परिवेश निम्न ताप T2 केल्विन पर है, माना निकाय की ऊष्मा उत्सर्जित करता है। मतलब निकाय हमारा उच्च ताप T1 केल्विन पर है, परिवेश हमारा निम्न ताप T2 केल्विन पर है, और निकाय की ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो एंट्रोपी में परिवर्तन निकाय के भी होगा। परिवेश ऊष्मा ग्रहण करेगा तो एंट्रोपी में परिवर्तन परिवेश के भी होगा। इसलिए हम निकालेंगे कुल एंट्रोपी परिवर्तन, तो लिखेंगे डेल्टा एस टोटल कुल एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, निकाय के एंट्रोपी परिवर्तन प्लस परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम, अब डेल्टा एस के लिए Q अपॉन T, निकाय ऊष्मा दे रहा है वो भी कितनी Q और T1 ताप पर, तो माइनस Q अपॉन T वो लिखा जाएगा। उत्सर्जित है तो चिन्ह नेगेटिव आता है। परिवेश ऊष्मा ग्रहण करेगा तो प्लस Q अपॉन, और T2 ताप पर तो अपॉन T2 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करें तो आ जाता है Q T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 यहाँ तक आ गया। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि T1 T2 से बड़ा है तो T1 ग्रेटर देन T2 है। सिंस T1 ग्रेटर देन T2, अगर T1 T2 से बड़ा है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा एस टोटल क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसके लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। तो लिख सकते हैं ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है। ऐसे बोल सकते हैं कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक या शून्य से बड़ा होता है। बात लिखी है तो रिजल्ट याद कर लेना। उत्क्रमणीय प्रक्रम का कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक, या बोल सकते हैं मोर देन 0 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चलिए, ये तो मैं आपको ये समझा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन तो शून्य होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन तो शून्य हुआ। शून्य क्यों हुआ? क्योंकि जितना एंट्रोपी परिवर्तन निकाय का हुआ उतना ही परिवेश का हुआ। चिन्ह अपोजिट था इसलिए एल्जेब्रिक सम 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जितना ऐसे तो बोला हमने, उत्क्रमणीय प्रक्रम में जितना एंट्रोपी परिवर्तन निकाय का होगा उतना ही परिवेश का होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं निकाय का कितना होगा। तो हमने वही पॉइंट लिखा थर्ड, उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमें ये तो पता लग गया जितना निकाय का होगा उतना परिवेश का होगा। साइन अपोजिट है इसलिए एल्जेब्रिक सम 0 आ जाएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं निकाय का कितना होगा। तो हेडिंग लिख दिया हमने, उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। मैंने मान लिया, माना निकाय T केल्विन ताप पर dq रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करता है। जब स्मॉल चेंज होता है ना तो वहां d लिख दिया जाता है। तो हमने मान लिया कि हमारा निकाय T केल्विन ताप पर dq ऊष्मा को अवशोषित करता है। हमने यहाँ पर काम लिया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। समझते चलिए, डेल्टा E बराबर होता है आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T। यहाँ पर हमने मान लिया हमारे पास n मोल आइडियल गैस है, वो T केल्विन ताप और P दाब पर है जिसका आयतन V है, ये हमने मान लिया है। डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। डेल्टा E को लिख सकते हैं पर NCV dt, Q की जगह लिख दिया dq रिवर्सिबल, और W होता है ना माइनस PdV। यहाँ तक पहुंच गए अपन। dq रिवर्सिबल को इधर ले लिया तो ये बन जाएगा dq रिवर्सिबल बराबर NCV dt प्लस PdV। यहाँ तक आ गया dq रिवर्सिबल। डेल्टा S बराबर होता है Q अपॉन T, तो वहां से Q आएगा TdS, तो Q की जगह लिख दिया TdS बराबर NCV dt। आइडियल गैस हमने बोला ही है तो PV बराबर nRT, तो P की जगह लिख सकता है nRT अपॉन V, तो ये लिखा हमने nRT अपॉन V dV। यहाँ तक आ गया। इस पूरे में T का भाग लगा दो तो ये आ जाता है ds बराबर NCV dt अपॉन T प्लस nR, T से T कैंसिल हो जाएगा, dV अपॉन V। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ds का इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे S1 से S2।
एनसीवी dt अपॉन t का इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे t1 से t2 और nr dv अपॉन v का इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे v1 से v2। ds का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट रखेंगे s2 s1 से s2 तो ये बनेगा s2 माइनस s1 इसको बोलेंगे डेल्टा s। ये डेल्टा s आ गया। एनसीवी dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t लिमिट रखेंगे तो log t2 अपॉन t1 तो ये लिख दिया मैंने। ln का मतलब है नेचुरल log t2 अपॉन t1 या e बेस का log लिखा हुआ है प्लस nr और dv अपॉन v का इंटीग्रेशन log v लिमिट रखेंगे तो log v2 अपॉन v1 तो ये बन जाएगा nr log v2 अपॉन v1। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला आ गया, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्मेट बताते हैं। आइडियल गैस आपने बोला PV को nRT होता है तो वहां से V2 अपॉन V1 की जगह लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन P2। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में जो V2 अपॉन V1 है इसकी जगह लिख रहा हूँ T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन P2। तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा S बराबर NCV log T2 अपॉन T1 यहाँ तक आ गया प्लस NR log V2 अपॉन V1 की जगह लिखा T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन P2 अलग करके लिख दिया तो बन जाएगा प्लस NR log P1 अपॉन P2। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये लिखा ना NCV log T2 अपॉन T1 प्लस NR log T2 अपॉन T1। इसमें से मैंने N log T2 अपॉन T1 को कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा CV, यहाँ बनेगा RCV प्लस R, इसकी लिख दूंगा मैं CP। तो ये फॉर्मूला देखो ये बन गया डेल्टा S बराबर NCV प्लस R log T2 अपॉन T1 प्लस NR log P1 अपॉन P2 आ गया। CV प्लस R की जगह लिखा हमने CP तो फॉर्मूला बना डेल्टा S बराबर NCP log T2 अपॉन T1 प्लस NR log P1 अपॉन P2। तो हमारे पास दो सामान्य सूत्र आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ये आ गया ताप और आयतन के रूप में और ये आ गया आपका ताप और दाब के रूप में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन का सामान्य सूत्र बना दिए। अब इसके भी अलग अलग केस लेता हूं। सबसे पहले लेता हूं समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। ये दोनों तो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूले है। अब हम पर्टिकुलर बात करें कि नहीं हमें तो सामान्य नहीं, हमें तो केवल और केवल समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम ही चाहिए तो हमने लिख दिया समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो क्या करो जो दोनों सामान्य सूत्र हैं समतापी है तो दोनों में T1 बराबर T2 कर दो। जैसे दोनों सूत्र के अंदर आप T1 बराबर T2 करोगे तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा S बराबर NR log V2 अपॉन V1। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं NR log P1 अपॉन P2। ये सामान्य सूत्र बन गए। लीजिए ये वाला जो केस नंबर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो बहुत सारा कैलकुलेशन होगी, आपको बोलेंगे सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ट्रिक देख लो इधर, इसकी ट्रिक समझना। आप जानते हैं समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। आप ये भी जानते हैं समतापी प्रक्रम में Q बराबर -W होता है तो Q रिवर्सिबल निकाले तो वो क्या जाएगा -W रिवर्सिबल, यानी इसका चिन्ह बदलते तो उसमें आ जाएगी। और डेल्टा S बराबर होता है Q अपॉन T, यानी T का भाग लगा दो तो डेल्टा S बराबर होता है ना Q अपॉन T, तो आ जाता है +2.303 NR log V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला याद कर लो। पहले तो कार्य का फॉर्मूला याद करो। कार्य का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब ये जो कार्य का फॉर्मूला है उसमें से दो चीजें डिलीट कर दो, एक तो माइनस का साइन एक टेम्परेचर, तो आपके एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला बनेगा 2.303 nRT नहीं बोलना है log V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला आपका ये बन जाता है एंट्रोपी परिवर्तन के लिए। ये हमने ले लिया समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। अब हम ले रहे हैं रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम आप जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर Q रिवर्सिबल का मान 0, हीट एक्सचेंज तो 0 होगा। डेल्टा S बराबर Q अपॉन T होता है, जो Q 0 है तो डेल्टा S का मान 0 होगा। डेल्टा S का मान 0 का मतलब एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, S का मान कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रखना कि जो रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम है उसके अंदर निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन होता है शून्य, या सब निकाय की एंट्रोपी नियत होती है। निकाय की एंट्रोपी नियत होती है, इसीलिए रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम को बोल दिया जाता है। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम को सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहा जाता है। सम एंट्रोपी क्यों बोला? क्योंकि एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट होती है। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हमने ले लिया समायतनिक प्रक्रम। तो समायतनिक में क्या करें, दोनों जो फॉर्मूले है उसमें V1 बराबर V2 कर दो। V1 बराबर V2 करोगे तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा S बराबर NCV log T2 अपॉन T1। ठीक है, अब फोर्थ केस आता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी में क्या करो, दोनों फॉर्मूले के अंदर P1 बराबर P2 कर दो। P1 बराबर P2 करेंगे तो फॉर्मूला आता है डेल्टा S बराबर NCP log
T2/T1, इन दोनों में इतना सा अंतर है, यहाँ पर Cp आया और यहाँ पर Cv आया, बाकी तो दोनों फॉर्मूला ये दोनों भी एक जैसे ही है। समदाबी है तो obvious बात है Cp होगा, सम आयतनिक है तो Cv होगा, बाकी log T2/T1 उधर भी है, log T2/T1 इधर भी है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया और फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। भौतिक अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, भौतिक अवस्था परिवर्तन बोलते हैं, हमें तीन केस याद आते हैं, नंबर 1 गलन, नंबर 2 वाष्पीकरण और नंबर 3 ऊर्ध्वपातन। तो तीनों केस बता देता हूँ। एक केस हमने ले लिया गलन में एंट्रोपी परिवर्तन, गलन में एंट्रोपी परिवर्तन, इसको लिखा मैंने डेल्टा एस गलन, गलन में एंट्रोपी परिवर्तन। देखो गलन का मतलब जैसे मान लो ठोस है, ठोस से द्रव बदलेगा, ठोस से द्रव बदलेगा और ये काम हो रहा है गलनांक बिंदु पर। तो हमने बोला हमारे पास 1 मोल ठोस है, 1 मोल ठोस है, वो गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलेगा। ठोस से अगर द्रव बनेगा तो यार एंट्रोपी में परिवर्तन तो होगा, उसी को बोलते हैं गलन में एंट्रोपी परिवर्तन। कब? जब टेम्परेचर है गलनांक बिंदु और ये भी 1 मोल होना चाहिए। परिभाषा देख लो, गलनांक बिंदु पर, इस बात का ध्यान रखना, गलनांक बिंदु पर 1 मोल ठोस पदार्थ, ये भी बोलना है 1 मोल ठोस पदार्थ, गलनांक बिंदु पर 1 मोल ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित होने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन गलन में एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। H2 सॉलिड से H2 लिक्विड बनाया 0 डिग्री सेल्सियस 180 एम पर। तो इसमें अब क्या हो रहा है, 1 मोल ठोस है, 1 मोल द्रव बना, वो भी गलनांक बिंदु पर। तो जो भी एंट्रोपी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे गलन में एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एस बोल दिया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि 1 मोल ठोस को 1 मोल द्रव में बदलना है गलनांक बिंदु पर, उसके लिए उष्मा की आवश्यकता होगी। वो जो भी उष्मा चाहिए उसको बोलते हैं गलन की उष्मा या गलन की एंथैल्पी। इसको लिखा हमने डेल्टा एच गलन, या डेल्टा एच गलन का मतलब होता है गलन की उष्मा या गलन की एंथैल्पी। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह उष्मा लिखोगे तो हमने लिख दिया डेल्टा एस गलन बराबर डेल्टा एच गलन अपॉन टी। तो डेल्टा एस गलन का मतलब गलन का एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एच गलन का मतलब होता है गलन की उष्मा या गलन की एंथैल्पी, और ध्यान रखना इसको प्रति मोल लेना है। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा एच गलन बराबर डेल्टा एच गलन अपॉन टी। ठीक है, इकाई क्या बनेगी, तो ये तो बनेगा जूल या कैलोरी, जो भी लेना चाहे, प्रति मोल, और केल्विन तो लिख दिया जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ये लिख सकते हैं कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी। बी पॉइंट, बी वाष्पीकरण में एंट्रोपी परिवर्तन। अब वाष्पीकरण का मतलब अब तो समझ जाओगे आप, वाष्पीकरण का मतलब क्वथनांक के बिंदु पर 1 मोल द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन। एग्जांपल ले ले डायरेक्ट, H2 लिक्विड से H2 गैस बना दिया 100 डिग्री सेल्सियस 180 एम पर। तो जो उष्मा चाहिए उसको बोलेंगे वाष्पीकरण की उष्मा या वाष्पीकरण की एंथैल्पी, इसको लिखा डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा डेल्टा एस वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। यहाँ पर टी इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सी पॉइंट हमने ले लिया। ऊर्ध्वपातन में एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, वो भी एक नियत ताप पर होगा। सॉलिड से गैस बना T केल्विन ताप पर, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं डेल्टा एस सब्लिमेशन बराबर डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। या जो डेल्टा एच सब्लिमेशन इसका मतलब होता है ऊर्ध्वपातन की उष्मा या ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, और इसको प्रति मोल ही लेना है। या जो डेल्टा एच वाष्पीकरण है इसका मतलब है वाष्पीकरण की उष्मा या वाष्पीकरण की एंथैल्पी, इसको प्रति मोल लेना है। कई बार क्या करता है सवाल वगैरह के अंदर प्रति ग्राम दे देता है, तो हमको अणुभार से गुणा करके प्रति ग्राम को प्रति मोल में बदलना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 5वीं कैलकुलेशन है रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन। आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और आपको उस रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन निकालना है। तो रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन निकालने का तरीका होता है उसके जितने भी उत्पाद है उन सबके एंट्रोपी को जोड़ना है, उसमें से क्रियाकारक के एंट्रोपी को जोड़ के माइनस करना होता है। लिखा हमने डेल्टा एस आर का मतलब रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी उत्पाद है सबके एंट्रोपी को जोड़ दे, उसमें से क्रियाकारक एंट्रोपी को माइनस कर दे। आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा उस रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन, ये इसका एंट्रोपी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है जी, चले अब हमने आपको एंट्रोपी के बारे में बता दिया, एंट्रोपी क्या है, इसकी क्या एग्जांपल है, क्या इसके कौन कौन से कारक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि प्रक्रम हमारा स्वतः उसके लिए एंट्रोपी का फैक्टर क्या कहता है। तो अब हम डिस्कस करें आपसे प्रक्रम की स्वतंत्रता तथा एंट्रोपी परिवर्तन, मतलब प्रक्रम की स्वतंत्रता को ज्ञात करने में एंट्रोपी हमारी क्या हेल्प करती है, या एंट्रोपी का क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इसका मान क्या होना चाहिए। चलिए, ये तो आप समझते ही है। कुल एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस टोटल बराबर
निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन प्लस परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन, आप कुल एंट्रोपी परिवर्तन को या ब्रह्मांड का एंट्रोपी परिवर्तन को, बात एक ही होती है। ये हमने लिख दिया है। क्राइटेरिया बना रहा हूं मैं। आप जानते हैं जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं ना, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम है, प्राकृतिक प्रक्रम सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रम का मतलब जो प्रकृति में अपने आप संपन्न होते हैं। जैसे मैंने बताया था, हवाओं का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना, जल का हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहना, ये सब क्या, ये सब प्राकृतिक प्रक्रम है जो प्रकृति में अपने आप हो रहे हैं। तो जानते हैं प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रक्रम भी होते हैं। तो देखो मैंने लिखा प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होता है। और आज हम डिस्कस किया कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो होंगे जिसके लिए डेल्टा एस टोटल का मान 0 से बड़ा होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना फिर तो स्वतः प्रक्रम होने के लिए डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा होना चाहिए। इन सबको मिला के देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो क्राइटेरिया बन गया, अगर डेल्टा एस टोटल का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो स्वतः प्रक्रम होगा। डेल्टा एस टोटल का मान 0 से बड़ा है तो स्वतः प्रक्रम है। डेल्टा एस टोटल का मान 0 से कम है तो असवतः प्रक्रम है। और डेल्टा एस टोटल का मान अगर 0 है इसको बोल दिया जाता है साम्य स्थिति। ये लिख दिया जाएगा साम्य की स्थिति। ये हमने क्राइटेरिया बना दिया, ठीक है। इसके साथ ही हम एक पॉइंट और बता देते हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली ऊष्मागतिकी का जो सेकंड नियम है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है। अब एंट्रोपी क्या बोलता है, प्रोसेस उस डायरेक्शन को प्रोसीड करता है जिधर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। इसका मतलब डायरेक्शन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा, यह ऊष्मा के प्रवाह की जानकारी देता है, डायरेक्शन को डील करता है, नंबर 1। दूसरा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या बोलता है, ये बोलता है ब्रह्मांड में सभी प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। यही हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ का ये भी कहना है प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। और दूसरा इसने बोला स्वतः प्रक्रम के कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। और ये तुमने बोला स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। डेल्टा एस टोटल का मान 0 से बड़ा होने का मतलब ब्रह्मांड की एंट्रोपी धनात्मक का मतलब लगातार बढ़ रही है। तो मैं समझ सकते हैं स्वतः प्रक्रम के लिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। ये लिखा हमने, स्वतः प्रक्रम के कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ठीक है जी। अब सवाल लिया हमने, देखो एक सवाल ये 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोल आदर्श गैस समतापी उत्क्रमणीय रूप से 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित होती है। ज्ञात करो। नंबर 1 निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन, नंबर 2 परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन, नंबर 3 कुल एंट्रोपी परिवर्तन। समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा एस बराबर होता है 2.303 nRT नहीं आता है इसके अंदर, log V2/V1 ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 2.303 मोल की जगह हमने 2 लिख दिया। उत्तर अगर जूल में निकाले तो R का मान रख देता हूं मैं 8.314 log V2/V1। 10 लीटर से 20 लीटर तक जा रहे हैं तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। log 2 होता है 0.3010 तो log 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0.693 दे देते हैं। 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 यहाँ तक अब पहुंच जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 यह आ जाता है 11.52। ये बन जाएगा आपका 11.52 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये तो आगे निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड हमसे पूछा है परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एस परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन। आपसे बोला था उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर निकाय और परिवेश का एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा। तो परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन लिख सकते हैं -11.52 जूल पर केल्विन, ये लीजिए। और तीसरे नंबर पर हमसे क्या बोला, कुल एंट्रोपी परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रक्रम का कुल एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है। तो तीसरे का आंसर देंगे डेल्टा एस टोटल बराबर 0, ये थर्ड आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और सवाल लिया हमने, अगला सवाल है 373 केल्विन ताप पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण के लिए एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो। जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान दे रखा 2.257 किलो जूल पर ग्राम। हमसे पूछ रहा है डेल्टा एस पूछा इसने वाष्पीकरण, ये लीजिए डेल्टा एस वाष्पीकरण ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एस वाष्पीकरण अपॉन टी। यहाँ तक हम आ जाएंगे। डेल्टा एस वाष्पीकरण ये हमको दे रखा है 2.257 किलो जूल पर ग्राम। मैंने आपसे बोला था कि ये जो
और वाष्पिक गण की उष्मा या वाष्पिक गण की एंथैल्पी है, इसको प्रति मोल लेना होता है, प्रति ग्राम को प्रति मोल में बदलना है, तो अणुभार जल का अणुभार 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन ताप का मान दे रखा है 373 और इसको शुल्क करेंगे, ये तो आ रहा है किलो में, एक काम करते हैं 1000 से और गुणा कर देते हैं तो किलो को जूल में चेंज कर दिया, ये आ जाएगा इकाई जूल पर केल्विन पर मोल, ये आ जाता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2.257 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको डिवाइड कर देते हैं 373 से, तो ये आ जाता है 108.9 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी।